हेलो एंड वेलकम। तो कंप्यूटर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स एंड एब्रिविएशंस यूज्ड इन आईटी। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टर्म्स और कौन कौन से एब्रिविएशंस इस्तेमाल होते हैं, ये है हमारे टॉपिक का मकसद। सबसे पहले जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से आपको लगता होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से ट्रांसमिट करते हैं या कंप्यूटर से रिसीव कर किसी दूसरे कंप्यूटर से रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं या हैंडल करते हैं, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। ये हम आगे भी देखेंगे। देखो सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में देखें, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फादर कौन है? वो है फ़ाकिर चंद कोहली। अब अगर हम देखें जनरल फादर कौन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो है क्लाडी शैनॉन। अब हम आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर तो होना चाहिए, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कोई भी डिजिटल डिवाइस, या मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप। तो यूज ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाए, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाए। यह है असल मकसद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होना चाहिए जो आपको ट्रांसमिट करनी है, और बीच में ये कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, है ना। ये सारा भी आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर का सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये तीन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को शेयर करना कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए, बहुत आसान है। शेयर ही नहीं, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से टर्म्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और कुछ टर्म्स पढ़ के हम एब्रिविएशंस भी पढ़ेंगे। तो हम टर्म्स पढ़ा करेंगे, उसके बाद हम एब्रिविएशंस भी उसी लेक्चर में पढ़ा करेंगे ताकि दोनों कवर हो जाए एक साथ। सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको याद रखना है सबसे पहले सिंपल चैनल क्या होता है। देखो, ये एक असल में कम्युनिकेशन है। एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, ये कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? उसी कम्युनिकेशन में ये सिंपल चैनल है, हाफ डुप्लेक्स चैनल है, फुल डुप्लेक्स चैनल है। ये चैनल क्या मतलब? कम्युनिकेशन चैनल जो होती है। तो देख लीजिए एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये सेंडर है और मान लेते हैं रिसीवर है ये। तो यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी ऐसे, तो कम्युनिकेशन ऐसे जाएगी सेंडर से रिसीवर की तरफ। देखो, रिसीवर से सेंडर ये नहीं आएगी। सिंपल चैनल में, सिंप्लेक्स चैनल में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन शेयर होती है, एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। एक डायरेक्शन में सेंडर होता है, दूसरी डायरेक्शन में रिसीवर ही होता है। तो सिंपल चैनल जो है, सिंप्लेक्स चैनल, वो यूनिडायरेक्शनल है या वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो सिंप्लेक्स चैनल कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है? एक तरफ वाला कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां पे सेंडर हमेशा सेंडर ही रहता है, रिसीवर हमेशा रिसीवर ही होता है। जैसे रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग होती है, वहां पे वो सेंडर है और यहां पे आप रेडियो में रिसीवर हो। टीवी आपने देखा, वहां पे सेंडर है
जो वहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटेनिया है वो सेंडर है, और आपका रिसीविंग स्टेशन जो है, आपका टीवी जो है वो आपका रिसीवर है। आपका टीवी हमेशा ही रिसीवर होता है, हमेशा ही रेडियो आपका रिसीवर होता है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जहाँ पे है, रेडियो स्टेशन, वहाँ पे वो हमेशा सेंडर ही होता है, वो कंप्यूटर। ओके, इसके बाद है हाफ डुप्लेक्स चैनल। इसमें भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, कम्युनिकेशन होती है, लेकिन हाँ, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपको याद रखना है ये बाई डायरेक्शनल होता है, मगर नॉट एट सेम टाइम। बाई डायरेक्शनल होता है मतलब कि ये वाला कंप्यूटर कभी सेंडर बनेगा, कभी ये कंप्यूटर रिसीवर बनेगा, कभी ये कंप्यूटर सेंडर बनेगा, कभी ये कंप्यूटर रिसीवर बनेगा। मतलब कि अगर ये ऐसे भेज रहा है इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर ये रिसीव कर रहा है, तो ये रिसीवर बन गया, ये सेंडर बन गया। अब अगर ऐसे इंफॉर्मेशन जा रही है ऐसे, तो यही वाला सेंडर बन गया और ये रिसीवर बन गया। आया ना समझ आपको? इंफॉर्मेशन ऐसे जाएगी तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब इंफॉर्मेशन यहां से ही आएगी, तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो आपको याद रखना है इसमें बाई डायरेक्शनल होती है कम्युनिकेशन, बट नॉट एट सेम टाइम। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है बट नॉट एट सेम टाइम। जब ये सेंडर होगा तो ये रिसीवर ही होगा, जब ये सेंडर होगा तो ये उस टाइम रिसीवर ही होगा। ये भेज रहा है तो ये सेंड कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। एक साथ नहीं हो रहा, एक साथ ये सेंडर और एक साथ ये सेंडर नहीं बन सकता। यहां से भी एक साथ इंफॉर्मेशन जाएगी, यहां से भी एक साथ इंफॉर्मेशन जाएगी, ऐसा नहीं होता। या तो यहीं से इंफॉर्मेशन जाएगी ऐसे, या तो यहीं से इंफॉर्मेशन जाएगी ऐसे। एक साथ एट अ टाइम दोनों जगहों से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती हाफ डुप्लेक्स चैनल में। एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। अब आपका मोबाइल फोन जिसमें आप यहां से भी बात करते हो, वहां से भी बात करते हो एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, वो है फुल डुप्लेक्स चैनल। उसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर एक डिवाइस से बात करता है, कम्युनिकेशन करता है। ये भी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, और एट सेम टाइम आप यहां से भी हेलो बोल सकते हो, यहां से भी हेलो सुन सकते हो। तो सेम टाइम ये सेंडर ही होता है, ये रिसीव। देखो, जब ये सेंडर की तरह काम करेगा, ये हेलो बोलेगा, ये यहां से सेंडर नहीं बन सकता, ये यहां से हेलो नहीं बोल सकता, ये सिर्फ सुनेगा। जैसे वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा, पहले कोई बोलता है, ये सुनता है, फिर कुछ टाइम के बाद ये बोलता है, उस टाइम ये सुनता है, ये वहां से सिग्नल नहीं भेज सकता। लेकिन मोबाइल फोन में आप बोल सकते हो, उसी टाइम वो कुछ बोल सकता है, आप सेंड कर सकते हो, वो भी अपनी आवाज सेंड कर सकता है। बाई डायरेक्शनल है और एट सेम टाइम कम्युनिकेशन होती है। अब हम आगे चलेंगे। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। देखो सर, अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। कम्युनिकेशन सिस्टम का अरेंजमेंट क्या होगा, जैसे एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, फोर्थ कंप्यूटर, इनका आपस में कम्युनिकेशन कौन से पैटर्न पे होगा, कौन से अरेंजमेंट में होगा, क्या लेआउट होगा कंप्यूटर का, क्या डिजाइनिंग होगा ये कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर, नेटवर्क का अरेंजमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम या नेटवर्क का अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट ये है, एक कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट ये है। ऐसे रिंग में कंप्यूटर्स भी जोड़े जा सकते हैं, ऐसे भी नेटवर्क हो सकता है कंप्यूटर्स का, ऐसे भी नेटवर्क हो सकता है कंप्यूटर्स का। ये जो शक्ल है नेटवर्क्स की, इन्हीं को बोलते हैं टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम का अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर नेटवर्क का। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बस ऐसे होती है और इसके साथ कनेक्टेड होती हैं बाकी कंप्यूटर्स या नोड्स बोलो, आप कंप्यूटर्स बोलो, कंपोनेंट्स बोलो, एक ही बात है। अब एक बात जानो, ये ऐसे, तो यहां से ऐसे कंपोनेंट्स इससे ऐसे ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये है बस टोपोलॉजी। इस शक्ल को बोलते हैं बस टोपोलॉजी। सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं विद सिंगल लाइन, ये जो मेन लाइन है। और हां, अगर कंप्यूटर खराब होगा तो कम्युनिकेशन ठीक ही चलेगा, बाकी कंप्यूटर्स चलेंगे। यहां पे एक फायदा है, एक कंप्यूटर खराब हुआ तो बाकी कंप्यूटर्स चलेंगे। जब तक ये लाइन चलती है तो बाकी कंप्यूटर्स चलेंगे। तो इसमें मेन जो बीच में लाइन है, इसकी इंपॉर्टेंस काफी होती है। लाइन टोपोलॉजी
ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी इसको बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं ये कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स कनेक्टेड, कंप्यूटर्स या कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहां पे अगर डिवाइस खराब हुआ एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये बीच वाला डिवाइस खराब हो गया, तो ये और ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ये इसका नुकसान है लाइन टोपोलॉजी का। हालांकि फायदा भी है एक कि सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल टोपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग का अरेंजमेंट। रिंग टोपोलॉजी या सर्कुलर टोपोलॉजी क्या होता है? देखो भाई, अगर कंप्यूटर्स ऐसे कनेक्टेड है, अगर कंपोनेंट्स ऐसे कनेक्टेड है, नोड्स अगर ऐसे कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी। इसमें हर एक नोड दो नोड्स के साथ कनेक्टेड होता है रिंग में, मतलब रिंग फैशन में। एक कंप्यूटर है दो के साथ कनेक्टेड है, ये वाला है दो के साथ कनेक्टेड है। चाहे कोई इसमें कोई लास्ट, जैसे यहां पे एंड वाला है ना, तो इसमें कोई एंड नहीं होता है, ये सर्कल में होते हैं, सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। मकसद की बात क्या है? ईच नोड कनेक्टेड ऑलवेज टू टू नोड्स, याद रखना हमेशा। स्टार टोपोलॉजी, स्टार शक्ल में जब कंप्यूटर होंगे, और ये है स्टार शक्ल, इसमें एक मेन बीच में पॉइंट होता है। अभी हमने स्विच नहीं पढ़ा, हब नहीं पढ़ा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें एक कंप्यूटर बीच में होता है, चलो ये ऐसे शक्ल बनाता है, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार की शक्ल में, है ना। अब देखो भाई, स्टार तो ऐसे, तारा ऐसे ही होता है ना भाई, तारा ऐसे ही होता है ना, स्टार टोपोलॉजी। अब ये भी याद रखना, यहां पे जो पेरिफेरल कंप्यूटर्स है, पेरिफेरल नोड्स है, वो कनेक्टेड होते हैं टू सेंट्रल नोड। जो बाकी के नोड्स है बाहर वाले, वो कनेक्टेड होते हैं टू सेंट्रल नोड। अब है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी दूर से लगता है ट्री की शक्ल में होता है, दरख्त की शक्ल में होता है। इसमें ये अलग अलग आपको ब्रांचेस मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लाइक ब्रांचेस ऑफ टी, इसमें ब्रांचेस ऑफ टी जैसे आपको मिलेंगे। और एक बात बताऊं, जो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा और जो आपने ऊपर बस टोपोलॉजी पढ़ा, इन दोनों का ही मिक्सचर होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में ये बस ऐसे होती है, ऐसे कनेक्टेड मोबाइल, ये हो गया बस, और इनके साथ फिर स्टार स्टार स्टार। तो स्टार वाली टोपोलॉजी और ऊपर बस वाली टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी बनाती है। इसीलिए ट्री टोपोलॉजी का दूसरा नाम है स्टार बस नेटवर्क, स्टार बस नेटवर्क या स्टार बस टोपोलॉजी भी आप बोल सकते हो। उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी मतलब कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी भी इसको बोलते हैं। ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक कंप्यूटर एक यहाँ पे भी है, कहीं भी आप जोड़ सकते हो कंप्यूटर्स। तो इसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ, ये तो ठीक था, लेकिन ये आपस में भी सारे एक साथ कनेक्टेड हैं, तो ये मैश बनाता है। इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी या कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी। कंप्लीटली ये कनेक्टेड है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत है। एक कंप्यूटर खराब हो तो बाकी तो चलेंगे। यहां पे कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस और लाइन की भी इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर खराब होगा तो जैसे कि ये कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो ये आपस में कहां बात करें। लाइन की भी इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर का भी इंपॉर्टेंस है। यहां पे अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये खराब हुआ तो ये इसको इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता। हालांकि यहां से भेज सकता है, लेकिन फिर भी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। अब स्टार टोपोलॉजी में अगर ये खराब हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये खराब हुआ तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीच में है सेंट्रल नोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन बस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे अगर खराब होता है यहां पे ये, तो कोई मसला नहीं। देखो भाई, अगर ये खराब हुआ तो बाकी तो आपस में कनेक्टेड हैं, बाकी तो इंफॉर्मेशन यहां से भी कहीं से भी कम्युनिकेशन करेंगे। नेटवर्क तो बाकी हर जगह से रास्ता खुला है। अगर ये खराब होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर ये सेंट्रल वाला खराब होता है तो ये इंफॉर्मेशन बाकी जगहों तक, मतलब अगर सेंट्रल नोड खराब है तो इनका जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, वो कट हो जाता है।
मैश टोपोलॉजी में सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर एक खराबी हुआ तो कोई मसला नहीं, बाकी कनेक्टेड हैं। मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है, एक अगर खराब हुआ तो कम्युनिकेशन कहीं से भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड है यही है, और हर एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है विद अनदर कंप्यूटर, हर एक आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे सिंपल ये है, दूर से लगता है। अब है एब्रीवेशंस। अब हम पढ़ेंगे एब्रीवेशंस। देख लीजिए, सबसे पहले PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क होता है, पर्सन के एरिया के हिसाब से इसको नाम दिया गया है कि एक इंसान कितने दूर तक काम कर सकता है, कंप्यूटर पे काम कर सकता है, वो इंडिविजुअल कितना रीच है, उसका इंडिविजुअल रीच कितना है, इंडिविजुअल रीच कितना है, कंप्यूटर पे वो काम कर सकता है, प्रिंट आउट निकाल सकता है, USB केबल लगा सकता है, ब्लूटूथ से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, मोबाइल को लैपटॉप के साथ जोड़ सकता है। मतलब एक इंसान का इंडिविजुअल पर्सनल रीच कितना है, उसी को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो, एरिया मतलब कितना बड़ा एरिया होगा ये, तो ये सबसे छोटा एरिया होगा एज कंपेयर टू ये बाकी। तो जानने की बात ये है, पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, इंडिविजुअल रीच और प्रिंट USB या ब्लूटूथ अगर करना हो, वो असल में पर्सनल एरिया नेटवर्क की है। नेटवर्क क्या है? लैपटॉप को मोबाइल से जोड़ना, लैपटॉप को लैपटॉप से जोड़ना, मोबाइल को मोबाइल से जोड़ना। मतलब कि शॉर्ट में एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क। दो से ज्यादा भी अगर कम्युनिकेशन करते हैं, उसको भी बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन हां, दो होने चाहिए कम से कम, तभी नेटवर्क अच्छी तरह बनता है। अभी याद रखना, अगर फॉर एग्जांपल पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारे बंदे हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क ही हो, एक छोटा नेटवर्क ही हो, लेकिन मल्टीपल बंदे हो, जैसे USB, जैसे ब्लूटूथ से एक और दूसरा बात कर रहा है, जैसे मतलब मल्टीपल कुछ बंदे हो, तब उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं बोलते। अगर एक बंदा हो तो बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, छोटा ही है। लेकिन अगर बहुत सारे बंदे हैं और छोटा ही है, तब उसको बोलते हैं होम एरिया नेटवर्क, HAN। तो HAN की फुल फॉर्म क्या है, ये एब्रीवेशन याद रखना, उस पर ज्यादा ध्यान मत दे दो, एब्रीवेशन डायरेक्ट आएंगे वहां पे। HAN का मतलब होम एरिया नेटवर्क, PAN का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो भूलना। अब है LAN, LAN, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं होता। लोकल एरिया नेटवर्क एक स्कूल में नेटवर्क बनाना, एक ऑफिस में, और ऑफिस के साथ कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ आपस में कंप्यूटर्स के जरिए इंफॉर्मेशन को शेयर करना, उस नेटवर्क को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें नॉर्मली कभी होता है, लेकिन नॉर्मली सिंगल मैनेजर ही होता है। अब इसमें एक एग्जांपल है इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नेट चल रहा है, हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है। अब ये भी याद रखना, लैन जो है वो एथरनेट केबल से कनेक्टेड होता है, लेकिन हाँ, वो वायरलेस भी हो सकता है। और जब वो लैन एथरनेट केबल से कनेक्टेड ना हो, वायर्स से कनेक्टेड ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे, वायरलेस लैन। लेकिन नॉर्मली लैन होता है वायर्ड ही, लेकिन WLAN वायर्ड लैन नहीं लिखना, WLAN वायरलेस ही लिखना, याद रखना। WLAN जब हो आएगा, लैन तो नॉर्मली वायर्ड ही होता है, लेकिन WLAN अगर आएगा तो वहां पे वायर्ड नहीं लिखना, वायरलेस लिखना। तो WLAN क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इतना याद रखा। देखो, मैंने आपको बोला एक स्कूल, एक ऑफिस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंट्रानेट। अब हम बात करेंगे आगे। MAN, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो MAN है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका थोड़ा सा एरिया इससे ज्यादा है। कितना एरिया है, या तो टाउन का एरिया होगा, या तो सिटी का एरिया होगा, या तो यूनिवर्सिटी कैंपस का एरिया होगा, और इसमें या तो सिंगल या तो मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं। इस नेटवर्क को मैनेज करने वाले या तो सिंगल बॉडी हो सकती है, या तो मल्टीपल हो सकते हैं। अब इसमें भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा नेट। मैंने आपको बोला, जब एक डिपार्टमेंट अपने ब्रांचेस से बात करे या अलग अलग ब्रांचेस से बात करे, अलग अलग जगहों पे, एक सिटी में हो सकते हैं, एक टाउन में अलग अलग जगह हो सकते हैं, एक कैंपस के अंदर भी हो सकता है, जब इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। ये मैंने आपको बोला है। अब ये भी आप याद रख लीजिए कि अगर
MAN है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मगर यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में, खासकर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, तब वहां पे आपको याद रखना है एक एब्रिविएशन CAN। मैन ही है ये CAN, मगर ये है कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर 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 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और यूनिवर्सिटी कैंपस का MAN है, तब उसका खास नाम है, वो है कैंपस एरिया नेटवर्क, और उसका है शॉर्ट फॉर्म CAN। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त गया था IAS का इंटरव्यू तक वो पहुंच गया। अब उन्होंने जब IAS का इंटरव्यू दिया तो उसको सवाल पूछा गया कि वाइड एरिया नेटवर्क आप यहां पे इस कमरे में बना सकते हो कि नहीं। नॉर्मली वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक कंट्री का नेटवर्क, या एक पूरे दुनिया का, या कंट्रीज या कंटिनेंट्स आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं उनको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क जिसमें कंट्रीज आए या कंटिनेंट्स आए या पूरा दुनिया आए, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि एरिया बहुत वाइड है। और इसमें नॉर्मली मल्टीपल पर्सन्स ही होते हैं जो कि इसको चलाते हैं, मैनेजर होते हैं, मल्टीपल पर्सन्स होते हैं मैनेज करने के लिए। अब एक सवाल इसको बोला गया, और ये भी आप पहले जान लीजिए, IAS सवाल से पहले ये जान लीजिए, इंटरव्यू से पहले क्या जवाब दिया गया वो, उससे पहले ये बात जानो कि सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट। इंटरनेट है लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, पूरे दुनिया के नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बंदे को जब सवाल पूछा गया, आप इस कमरे में वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हो कि नहीं, एक बंदा सोचेगा वाइड एरिया नेटवर्क तो नहीं बनाऊंगा सर, मैं तो बना सकता हूं रूम में, एक ऑफिस में, एक कमरे में ये बना सकता हूं। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क का जवाब उसने क्या दिया? उसने सिंपल जवाब दिया था कि आप सर मेरे साथ चैटिंग कीजिए इंटरनेट के जरिए, तो हमने बना लिया वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसने जवाब दिया कि सर आप मेरे सामने एक ही कमरे में चैटिंग कीजिए इंटरनेट के जरिए, तो हमने बना लिया वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि जहां पे भी इंटरनेट नाम आया वो है वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का भी सबसे बड़ा नेटवर्क है, लार्जेस्ट वैन इंटरनेट। तो एक कमरे में का मतलब ये नहीं कि इंफॉर्मेशन आप दोनों, हाँ ब्लूटूथ था जो शॉर्ट है, या आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ब्लूटूथ से, USB से, लेकिन जब इंटरनेट की बात आती है तो वो उसका मतलब ये नहीं कि सामने सामने नेटवर्क है, इंटरनेट वैन में आता है। अब अगर सवाल आए इंटरनेट की बात, तो वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है वो। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। अब एक है P2PN। P2PN क्या है? ये भी एक नेटवर्क है, लेकिन इसका नाम है पीर टू पीर नेटवर्क। पीर टू पीर नेटवर्क, लेकिन इसको P2P से बताया जाता है, P2P नेटवर्क। अगर P2P नेटवर्क की फुल फॉर्म बतानी हो तो आप बताओगे पीर टू पीर नेटवर्क। क्या होता है पीर टू पीर नेटवर्क? देखो भाई, एब्रिविएशंस के साथ साथ थोड़ा सा आपको क्लियर भी होता है, नहीं तो वहां पे एब्रिविएशंस आएंगे। ये मैं क्लियरिटी क्यों ला रहा हूं? क्योंकि वहां से टर्म्स भी एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, तो पीर टू पीर नेटवर्क एक टर्म भी है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, नहीं तो हो सकता है एब्रिविएशन से आपको डायरेक्ट एब्रिविएशन 2-3 आ जाए एग्जाम में। अब याद रख लीजिए कि ABCD 4 कंप्यूटर्स है, पीर टू पीर नेटवर्क होता है। 4 कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये इसको भेजता है इंफॉर्मेशन, ये इसको भेजता है, ये भी इसको भेज सकता है, ये भी 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 भेज सकता है। तो ये आपस में शेयर करते हैं। देखो, ये जब भेजेगा इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इसने डी ने रिक्वेस्ट भेजी मुझे इंफॉर्मेशन सेंड करो, तो ये है क्या? क्लाइंट। सी जब भेजता है इसको बोलते हैं सर्वर। तो ये आपस में सर्वर और क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ये भेजेगा तो ये सर्वर है, ये रिसीव करेगा, ये क्लाइंट है। जैसे कि आप यूट्यूब, आप बड़े बड़े सर्वर से, पता है यूट्यूब से आपको इंफॉर्मेशन, वो सर्वर आपको दे रहा है वो इंफॉर्मेशन, तो वो वहां पे सर्वर कंप्यूटर होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है, आपके कंप्यूटर से बहुत बड़ा, जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन इसको देगा, तो ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये दे सकता है, ये सर्वर है, क्लाइंट है। तो ये आपस में सर्वर क्लाइंट्स बनते रहते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं इक्वली।
इनके पास अथॉरिटी कंप्यूटर्स की इक्वली होती है शेयर करने की इंफॉर्मेशन, इक्वली अथॉरिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर करे, इक्वली ये पावरफुल होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को शेयर करे, इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले इसका इंतजार करेंगे सर्वर का, ये देगा कि नहीं देगा या क्या होगा क्या नहीं होगा ना, इंडिपेंडेंटली ये एक दूसरे से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सर्वर है या एक क्लाइंट है, ना ना ना, इंडिपेंडेंटली काम हो रहा है। ये कभी सर्वर बन रहा है, कभी क्लाइंट बन रहा है, इसने इसने इसको भेजा, ये भी भेज सकता है, ये सर्वर बन गया, ये क्लाइंट बन गया। सर्वर क्लाइंट क्या है, सर्वर क्लाइंट क्या है, यहां पे आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। देखो सर, क्योंकि हमारा अब यही है, यही पढ़ना है। CS नेट अगर ये आए, इसकी फुल फॉर्म है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो जान लीजिए क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। वैसे सर्वर बीच में कंप्यूटर होता है जिसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सर्वर कोई भी हो सकता है अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नॉर्मली सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, लेकिन सर्वर कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा टायर है, ये मैं बताऊंगा आपको। देखो यहां पे अगर हम दो ही कंप्यूटर ले, इसको बोलते हैं दो टायर। अगर तीन सिस्टम्स हो, तीन टायर, इसी तरह आगे चार टायर और मल्टीपल टायर्स, दो के बाद तीन होता है, 4 होता है, उसके बाद मल्टीपल बोलते हैं। अब जान लीजिए इस बात को। CS नेट की फुल फॉर्म क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सर्वर जो है वो होता है मेन, बीच में बड़ा कंप्यूटर होता है, वो मेन कंप्यूटर। अब आगे जानेंगे। ये है सर्वर, ये है क्लाइंट। दो हैं तो दो टायर, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। दो टायर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, 2 टायर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को इंटरनेट के जरिए। यहां पे इंटरनेट है ना बीच में, तो क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट के जरिए। कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई क्लिक किया, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आपने भेजा, मूवी देखनी है, कुछ भी करना है इंटरनेट पे, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी अपनी। वहां पे सर्वर, बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं डाटा सेंटर्स में सर्वर्स, वो आपको इंटरनेट के जरिए ही रेस्पॉन्स भेजते हैं। किसका रेस्पॉन्स? जो रिक्वेस्ट आपने भेजी उसी का रेस्पॉन्स भेजते हैं। ये बहुत क्विक होता है। आप रेस्पॉन्स भेजते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, ये रेस्पॉन्स भेजता है। तो यहां पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सर्वर हमेशा सर्वर ही होता है, क्लाइंट हमेशा क्लाइंट ही होता है। पीर टू पीर में क्या, कभी सर्वर क्लाइंट बनेगा, कभी ये क्लाइंट बनेगा, कभी सर्वर, मतलब ईच बिहेव करता है कंप्यूटर एज सर्वर भी क्लाइंट भी। अथॉरिटी सबके पास सेम है, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सर्वर है, एक क्लाइंट है ना। लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट हमेशा क्लाइंट ही होता है और सर्वर हमेशा सर्वर ही होता है। क्लाइंट से हमेशा रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट के जरिए, सर्वर से हमेशा रेस्पॉन्स जाता है इंटरनेट के जरिए। उसके बाद है एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर, ADC। देखो भाई ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल ऐसी सिग्नल होती हैं जो कंटिन्यूसली चेंज होती हो, कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, फिर ऐसे मतलब कंटिन्यूसली चेंज होती हो। अब जब ये कंटिन्यूसली चेंज होती है तो इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को 0 और 1 वैल्यूज होते हैं, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, ऐसे नीचे 0, ऊपर 1 और 1 और 1, ठीक है ना। ओके, समझ आ रहा है। तो ये जो है, ये है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जब पास करते हैं, एनालॉग सिग्नल को ADC में जब पास करते हैं तो निकलता है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में इनपुट होता है एनालॉग, आउटपुट होता है डिजिटल, ये याद रखना। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो भाई, डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नल ही जाएगी 0 और 1 की शक्ल में, और डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा टू एनालॉग कन्वर्टर। तो एनालॉग कन्वर्टर। तो डिजिटल इनपुट होता है DAC को, DAC का आउटपुट एनालॉग सिग्नल होती है। एनालॉग सिग्नल ऐसे कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं और यहां पे डिस्क्रीट होते हैं। यहां पे 1 2 3 4 नहीं होता, वहां पे 0 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। यहां पे लिखा है ऐसे 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 होगा, ये 1 1 1 1 1, ठीक है 1 1 1। अब अगर ऐसे 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 होगा, ये 0 0 0 0।
ओके, अब है DHTML। DHTML क्या है? डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपने पढ़ लिया। क्या करता है? ये वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर DHTML आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। DHTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मगर डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है, और ये भी तो चेंज होता है। आपने इसके जरिए वेब पेज बनाया, आपको याद तो होगा ना वेब पेज क्या है भाई? वेब पेज वेबसाइट बनाया ही होता है बहुत सारे वेब पेजेस का, जिसमें मेन पेज होता है। अब देखो ना सर, इन पेजेस को बनाया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से, लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या कि वेब पेजेस मूव कर सकते हैं, डायनेमिक चेंज हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एनिमेशन है, आपको शक्ल मिलेगी, थोड़ी सी एनिमेटेड फिगर्स मिलेंगे, और रेस्पॉन्ड करता है टू माउस एक्शन। अगर आपने DHTML से वेब पेज बनाया है तो माउस अगर आपने यहां पे रखा तो कुछ चेंजेस आएंगे, माउस आपने यहां पे रखा तो कुछ चेंजेस आएंगे आपके उस वेब पेजेस पे। तो वेब पेजेस पे चेंजेस आते हैं, माउस क्लिक रखा आपने, फॉर एग्जांपल ये एक वेब पेज के अंदर एक आइकन है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो आपने बस माउस से रखा, अभी क्लिक नहीं किया, तो आपको नीचे ऑप्शंस आएंगे, गर्ल्स, बॉयज, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्लासेस और बाकी चीजें। अब तो डायनेमिक का मतलब वेब पेजेस में शक्लें मूव करती हैं, एनिमेशंस है थोड़े से, और माउस एक्शन को भी रेस्पॉन्सेस खुद ही मिलते हैं। अब है वर्म की फुल फॉर्म है राइट ओनली रीड मनी। एक बार, राइट वंस रीड मनी, एक बार लिखो बहुत बार पढ़ो। वंस रिटन, एक ही बार लिख सकते हो, बहुत बार नहीं लिख सकते। कैन नॉट बी मॉडिफाइड और ओवर रिटन, या रिटन अगेन एंड अगेन, एक ही बार लिख सकते हो। और रेड मनी का मतलब कैन बी रेड मल्टीपल टाइम्स। राइट वंस का मतलब एक बार लिखो, आप बार बार नहीं लिख सकते। रीड मनी का मतलब कि कैन बी रेड मल्टीपल टाइम्स। तो ये 10 हमने आपको बताए एब्रिवेशंस और 10 हमने आपको बताए टर्म्स। इसी तरह बाकी भी एब्रिवेशंस और टर्म्स बाकी लेक्चर्स में आएंगे। ओके, बाय।